हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज और अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था पादप में सब्शन। एक पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको वो पार्ट देख लेना चाहिए। उसके बाद में आपको ये वाला पार्ट देखना चाहिए, वरना आपको ये फिर आप बोलोगे भैया क्या चल रहा है, तो पहले वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कनेक्शन बना हुआ है। तो ठीक, तो पहले इसका पहला पार्ट देख लेना, फिर इस सेकंड पार्ट में आना। ठीक, चलो जी शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी रीडिंग अपन कैसे करते हैं, एक एक लाइन को अपन ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है, और ऐसे लाइन ऐसे रीडिंग नहीं मारते, पहले इसको समझते हैं फिर अपन उसको रीड करते हैं। ठीक बात है। चलो जी, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको क्वेश्चन टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। इस थर्सडे को टेस्ट नहीं हुआ, वो टेस्ट आपका अगले थर्सडे को होगा। ठीक ही बात है, और फ्री है सब कुछ। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहां पर आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको पता रहे कब क्लास होनी कब नहीं होनी। ठीक है, चलो जी शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आ जाओ। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ चुके थे, ग्लाइकोलाइसिस कर चुके थे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ग्लाइकोलाइसिस कर चुके थे। एक बार मैं ग्लाइकोलाइसिस निकाल लूं। हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस अपन ने कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने यहां तक कर लिया था, अवायवीय सब्शन के बारे में बात कर ली थी, किण्वन के बारे में बात कर ली थी। और मैंने आपको बताया था कि अवायवीय सब्शन जो है वो किण्वन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक एल्कोहलिक किण्वन है, एक लैक्टिक एसिड किण्वन है। एल्कोहलिक किण्वन के अंदर 3 स्टेप्स हैं और लैक्टिक एसिड किण्वन के अंदर 2 स्टेप हैं। एक एक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से देखना भाई। आ जाओ, एल्कोहलिक किण्वन की बात करते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप होते हैं। तो पहली स्टेप कौन सी है इसके अंदर? वो पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी स्टेप है? ग्लाइकोलाइसिस में पहली स्टेप होगी। एल्कोहलिक किण्वन हो चाहे वो लैक्टिक एसिड किण्वन हो, दोनों के अंदर ही ग्लाइकोलाइसिस तो होना ही होना है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पहले पार्ट के अंदर कि ग्लाइकोलाइसिस वो क्या है, यूनिवर्सल स्टेप होती है, ठीक है, क्योंकि सर के अंदर पाई जाती है इसलिए। चलो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर पहली स्टेप कौन सी होगी? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता क्या है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं अपन, किसमें? पायरुविक एसिड में तोड़ देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है, इस ग्लाइकोलाइसिस होती क्या है, इसके अंदर सिंपल सा है, ग्लूकोज को अपन पायरुविक एसिड में तोड़ देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का, ठीक है। तो इससे अपन क्या बनाते हैं? पायरुविक एसिड बनाते हैं। पायरुविक एसिड कितनी कार्बन की होती है? 3 कार्बन की। तो आप कहोगे भैया ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन थे, पायरुविक एसिड के पास में 3 कार्बन है, वो बाकी के 3 कार्बन कहां गए? मैंने कहा 2 पायरुविक एसिड बनती है, तो 3 दूनी 6, तो 6 कार्बन आ गए, ठीक है। चलो जी, अगली स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन। पहली क्या बताई मैंने आपको? ग्लाइकोलाइसिस। उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज को अपन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन नाम से पता लग रहा है, यहां पर क्या होगा, CO2 रिमूव करी जाएगी, CO2 हटाई जाएगी। कहां से हटाएंगे CO2 को? इस पायरुविक एसिड से, ठीक है। पायरुविक एसिड कितने कार्बन की होती है? 3 कार्बन की। यहां पर अपन एक एंजाइम यूज करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। और Mg+2, ठीक है। क्या बनेगा यहां पर? एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड, और साथ में CO2 रिमूव हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर CO2 बाहर निकलता है। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। एक CO2 मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब एक कार्बन मैंने 3 में से बाहर निकाल दिया। कितने कार्बन बच गए जी? 2 कार्बन। एसिटल्डिहाइड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ? एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अगली स्टेप, तो तीसरी स्टेप रिडक्शन की, उसमें लेके चलते हैं इसको। अगली स्टेप रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या करेंगे, ये अपना एसिटल्डिहाइड है, साथ में अपने पास में NADH है और 2H+, ठीक है। एंजाइम कौन सा है? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज अपने पास में एंजाइम है। क्या बना अपने पास में? इथेनॉल बन गया। क्या बना? इथेनॉल। NADH है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या मिला? इथेनॉल मिला। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है, इसीलिए इसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक बात है। एक बार मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है, उसके अंदर अपन ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ठीक है, किसमें? पायरुविक एसिड में तोड़ते हैं। अब पायरुविक एसिड के पास में 2 ऑप्शन है जी। क्या ऑप्शन है? अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो क्या करेगी? वायवीय सब्शन करेगी। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो वायवीय सब्शन करेगी, और अगर उसको ऑक्सीजन ना मिलेगी तो क्या करेगी? अवायवीय सब्शन करेगी, फर्मेंटेशन करेगी, किण्वन करेगी। मैंने कहा किण्वन अब 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का किण्वन होता है। एक अल्कोहलिक किण्वन है, एक आपका लैक्टिक एसिड किण्वन है। अल्कोहलिक किण्वन के अंदर 3 स्टेप है। कौन कौन सी?
पहली है आपकी ग्लाइकोलाइसिस, वो तो सबके अंदर होनी ही है, ठीक है। दूसरी है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरी आपकी रिडक्शन, ठीक बात है। पहले मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज को अपन पायरुविक एसिड में बदल लिया, फिर पायरुविक एसिड को अपन कहां लेके गए, डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर। पायरुविक एसिड की पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम MgA+2 की प्रेजेंस में क्या करवाया अपन ने, तो क्या मिला हमें, एसिटल्डिहाइड मिला, साथ में CO2 निकल जाती है। फिर एसिटल्डिहाइड को अपन क्या करवाया, रिडक्शन करवाया एसिटल्डिहाइड का, NADH2H+, ठीक है। तो हमें क्या मिला, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में तो हमें मिला इथेनॉल, अल्कोहल मिल गया। यही तो होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अगर हो तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक ग्लूकोज का अपन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करें तो क्या प्राप्त होगा, एक ग्लूकोज से हमें क्या मिला, एक तो इथेनॉल मिल गया, मिला इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल मिल गया। एक हमें CO2 प्राप्त हुई और दो हमें NAD+ मिले, ठीक है। दो हमें C2H5 मिलेंगे, दो हमें अल्कोहल मिलेंगे। यहां पर एक इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहां पर देखो पायरुविक एसिड कितने बने थे, दो बने थे, दो पायरुविक एसिड होंगे तो दो एसिटल्डिहाइड बनेंगे, दो एसिटल्डिहाइड करेंगे तो दो अपने पास में इथेनॉल बनेंगे, ठीक है। दो अपने को इथेनॉल मिलेंगे, दो अपने को CO2 मिलेंगे, दो ही अपने को NAD+ मिलते हैं। नेट ATP कितनी मिलेंगी, दो ATP मिलती हैं। भैया हमने तो यहां पर कोई ATP देखी ही नहीं, ये हमने तो यहां पर कोई ATP मिली नहीं, हमें तो रिएक्शन में कोई नहीं दिख रही। मैंने कहा जब ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, जब ये ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया होती है तो इसके अंदर क्या बनती है, नेट दो ATP बनती है, तो बस वही ATP बनती है, उसके बाद में कोई ATP नहीं बनती। चलो जी, फिर बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, लैक्टिक एसिड किण्वन की बात करते हैं। इसके अंदर आप सबको पता है दो ही स्टेप होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पहली ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी रिडक्शन। यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, मतलब जिसके अंदर CO2 प्राप्त होता है, जिसके अंदर CO2 मिलती है वो कौन सी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जिसके अंदर CO2 प्राप्त नहीं होती वो कैसी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। चलो ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस सबको पता है आपको क्या होता है, इसमें ग्लूकोज को अपन पायरुविक एसिड में तोड़ देंगे, तोड़ दिया जी पायरुविक एसिड के अंदर। फिर हमने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, किसका करवाएंगे, पायरुविक एसिड का रिडक्शन करवाया, ठीक है। पायरुविक एसिड का रिडक्शन करवाया NADH2 और किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, साथ में ये NAD+ में कन्वर्ट हो गया NADH, ठीक है। कितने लैक्टिक एसिड मिले हमें, दो लैक्टिक एसिड हमें प्राप्त हुए, ठीक बात है। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। अब इसका देख लेते हैं, एक ग्लूकोज का अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर जाए तो क्या हमें क्या क्या प्राप्त होगा, तो एक ग्लूकोज से हमें दो लैक्टिक एसिड मिलेगी, दो NAD+ मिलेंगे और ATP, वही दो ATP मिलेंगे जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ATP बन गए वो ATP बन जाते हैं, उसके बाद कोई ATP बनता ही नहीं है, ठीक बात है। किसके अंदर, अवायवीय सब्सटेंस के अंदर नहीं बनता, वायवीय सब्सटेंस के अंदर तो ATP बनती है बहुत सारी, ठीक बात है। चलो ये अवायवीय सब्सटेंस की बात अपन ने कर ली। तो देखो मैं आपको लेके चलता हूं वापस। पायरुविक एसिड के पास में दो ऑप्शन थे, ऑक्सीजन नहीं थी तो हमने अवायवीय सब्सटेंस करा दिया। अब बात करेंगे अपन किसकी, अगर ऑक्सीजन हो तो क्या होता है, वायवीय सब्सटेंस होता है। तो अभी बात करेंगे अपन किसकी, वायवीय सब्सटेंस कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। आ जाओ, वायवीय सब्सटेंस, ठीक है। तो वायवीय सब्सटेंस में जब होगा तो क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगी, क्या होगी, लिंक रिएक्शन। पहले तो सबसे पहले क्या स्टेप होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ तो इसलिए रहे हैं कि नीड में सिलेक्शन हो जाए। ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि भैया जो खाना बना है ना, प्लांट के पास में जो खाना बना है, क्यों खाते हैं अपन खाना क्यों खाते हैं, प्लांट को छोड़ो, अपन खाना क्यों खाते हैं भैया, इसलिए खाते हैं कि एनर्जी मिल जाए, ठीक बात है। एनर्जी कैसे मिलती है उसी की बात हो रही है जी। ग्लूकोज तो बना लिया प्लांट्स ने, उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसी की बात हो रही है। तो ग्लूकोज था प्लांट्स के पास में, ग्लूकोज को तोड़ लिया ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से, किसमें तोड़ा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज को। अब पायरुविक एसिड को क्या करें, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो क्या करेगा, वायवीय सब्सटेंस करेगा। और वायवीय सब्सटेंस जब होता है तो उसमें बहुत सारी क्या बनती है, ATP बनती है। ATP क्या है, एनर्जी ही है। ATP क्या है, एनर्जी ही होती है, ठीक बात है। और जब उसको ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती तो वो अवायवीय सब्सटेंस करता है, उसके अंदर क्या होते हैं, आपके किण्वन होते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, ये अपन ने पढ़ लिए। अब अपन वायवीय सब्सटेंस की बात करते हैं। वायवीय सब्सटेंस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो दूसरी स्टेप होती है वो होती है आपकी लिंक रिएक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया कौन कौन सी स्टेप होती है वायवीय सब्सटेंस के अंदर। एक बार मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट दीजिए मुझे। वायवीय सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी स्टेप होती है, ये देखो वायवीय सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी स्टेप होती है। देखो ग्लाइकोलाइसिस होती है पहली स्टेप, जो कहां चलती है, कोशिका द्रव्य के अंदर चलती है। उसके बाद में लिंक रिएक्शन होती है दूसरी स्टेप, जो कहां चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कौन सा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आधात्री, ठीक है। तीसरी स्टेप आएगी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहां चलेगी, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगी। चौथी जो स्टेप आएगी वो आएगी आपकी ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा। वो कहां चलेगा, आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कौन सी है, ये तो होगा मैट्रिक्स, अब खाली जगह वाला मैट्रिक्स, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये वाली है,
इस मेम्ब्रेन के अंदर वो ETS चलने वाली है। ठीक बात है। चलो जी, अपन ने ग्लाइकोलाइसिस कर लिया ऑलरेडी, दूसरे स्टेप पे आते हैं, लिंक रिएक्शन की बात करते हैं। आज लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन कह देते हैं इसको, गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं इसको। तो इस रिएक्शन के ये नाम है। पहली स्टेप थी ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी स्टेप क्या है आपकी, लिंक रिएक्शन कह लो, गेटवे रिएक्शन कह लो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कह लो, ट्रांजिशन रिएक्शन कह लो। ठीक बात है। चलो, होती कहां पर है भैया, अभी तो आपने बताया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है, आधात्री के अंदर होती है, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। इसके अंदर होगा क्या, पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। जो आपकी पायरुविक एसिड जो कहां बनती है, साइटोप्लाज्म के अंदर बनती है, उसको कहां लेके जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएंगे। अभी चलो मैं आपको यहां बना के दिखा भी देता हूं। ये मान लो हमारी क्या है, कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहां चलती है, ग्लाइकोलाइसिस चलती है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां चल रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो पायरुविक एसिड भी कहां बना होगा, यहीं बना होगा। ठीक है। पायरुविक एसिड को मैं छोड़ में PA लिख देता हूं। पायरुविक एसिड कहां बना, यहीं साइटोप्लाज्म के अंदर बना होगा। और लिंक रिएक्शन कहां होती है, लिंक रिएक्शन तो भैया यहां होती है। ठीक है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो आधार मैट्रिक्स जो है वहां होती है। ठीक है। तो मैंने कहा यहां क्या होगी, आपकी लिंक रिएक्शन होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पायरुविक एसिड को कहां ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है। मैं कह रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप जो है वो कहां हुई भैया, वो तो आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर हुई, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हुई। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। बोलो ठीक बात आपकी भैया। अब मैंने कहा अगली जो स्टेप है लिंक रिएक्शन, वो कहां चलेगी भैया, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगी तो पायरुविक एसिड को अपन को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लाना पड़ेगा। ठीक बात है। चलो, तो पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। साइटोप्लाज्म से उठाकर कहां लेके जाएंगे उसको, मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है। तो हम पायरुविक एसिड को इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर ले आए। ठीक है। ये पायरुविक एसिड अपने पास में यहां पर क्या है, कोएंजाइम A मिलेगा। ठीक है। और NAD+। रिएक्शन देखो ध्यान से, क्या क्या रिएक्शन में क्या है, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD+। ठीक है। Mg+2 की प्रेजेंस में, +2 लगा देता हूं चलो, Mg+2 की प्रेजेंस में, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। क्या बनेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, एसिटाइल को एंजाइम A प्राप्त होगा। हमें क्या मिलेगा, एसिटाइल को एंजाइम A प्राप्त होगा। ये पायरुविक एसिड हमें कहां से मिला था भैया, ये तो आपको मिला था ग्लाइकोलाइसिस से। इस पायरुविक एसिड को हम कहां लेके आए, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर लेके आए। क्या चल रही है, लिंक रिएक्शन चल रही है। कोएंजाइम A NAD+ के साथ और Mg+2 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हुई तो हमें क्या प्राप्त होता है, पायरुविक एसिड बदल गया किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A में बदल गया। ठीक बात है। एसिटाइल कोएंजाइम A कितने कार्बन का है जी, 2 कार्बन का है, जबकि पायरुविक एसिड कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था। तो वो एक कार्बन कहां गया, CO2 निकल चुका है जी, यहां पर CO2 बाहर निकल गया। तो एक कार्बन यहां CO2 में निकल गया, तो यहां पर ये 2 कार्बन का बच गया। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 यहां पर बाहर निकलता है। NAD+ था, ये NADH यहां पर बना है। तो बनना क्या क्या बन रहा है वो आपको ध्यान से देख लेना है भाई। यहां पर बन क्या क्या रहा है, एक तो अपने पास में NADH बन रहा है, CO2 बन रहा है। ठीक है। और अपना एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है। तो ये चीजें अपने पास में बन रही हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है। चलो जी, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगली स्टेप आती है, ये लिंक रिएक्शन होगी। लिंक रिएक्शन के अंदर अपने पास में क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया भैया। ठीक बात है। ठीक, इसके बाद में हमें आगे क्या करना है, अगली जो स्टेप आती है वो आती है क्रेब्स साइकिल। ठीक है। क्रेब्स साइकिल को पढ़ने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी में लेके चलता हूं। आ जाओ, ये यहां पर आपका ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है एनसीईआरटी के अंदर, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। किण्वन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अपन बात कर लिए अपन ने, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। किण्वन यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनोक्सी परिस्थितियों में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। तो अनोक्सी मतलब यहां पर ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है। यीस्ट, ये मैंने एग्जांपल आपको लिखवाया था।
जिसमें अभिक्रिया के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। मैंने आपको दिखाई दिया। एंजाइम पायरुविक अम्ल डी कार्बोक्सिलेज एवं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब आपको लग रहा होगा भैया ये बैक्टीरिया वाली बात तो आपने बताई नहीं, पहले पार्ट के अंदर ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं ये सारी चीजें। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया था, दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो लैक्टिक एसिड किसके अंदर होती है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मसल सेल के अंदर होती है, और अल्कोहलिक जो किण्वन होता है वो आपके यीस्ट सेल और प्लांट सेल के अंदर होती है। बस सब कुछ बातें लिखी हुई हैं भाई, ठीक है। प्राणी की मांसपेशियों, मसल की बात होगी ना, मसल की दिखाई दिया मैंने आपको। मांसपेशी क्या? मसल्स। कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास, जब अपन एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे के दौरान जब कोशिकीय सांस के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, उस टाइम पर जो पायरुविक अम्ल है वो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल के अंदर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। अपचयी कारक NADH2 होता है जो पूर्ण दोनों प्रक्रियाओं में NAD+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती, यहां पर ऊर्जा ज्यादा नहीं निकलती है। 2 ATP निकलती है, वो भी कहां से निकलती है? ग्लाइकोलाइसिस से ही निकलती हैं। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध वाले ATP के निर्माण से में नहीं होता है। अम्ल एवं अल्कोहल बनने वाली उत्पाद की क्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने के दौरान कितने शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है? कुछ नहीं होता, 2 ATP मिलती हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही अपन को मिल जाती हैं। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उपयोग में आने वाली ATP की संख्या घटाकर गणना करें कि कितने ATP का संश्लेषण होता है जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक। ये वाली पॉइंट आपको ध्यान में रखना है भाई, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना, एग्जाम में आया हुआ है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, चलो। जब अल्कोहल की मात्रा 13% या अधिक होती है तो यीस्ट के लिए यह विषाक्तता एवं मृत्यु का कारण बनती है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक किण्वन पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? चलो इसको छोड़ो। वह क्या प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से ATP का अणुओं का संश्लेषण करती है। अब ये पूछ रहा है कि आपके जो किण्वन है इसके अंदर तो ज्यादा ATP नहीं बनता, लेकिन अब वो वाली प्रक्रिया कौन सी जिसके अंदर बहुत सारे ATP बनती हैं? तो वो वाली प्रक्रिया है आपकी वायवीय सब्शन। अवायवीय सब्शन के अंदर क्या है? ATP नहीं बनती। वायवीय सब्शन के अंदर भर भर के ATP दिखाऊंगा अभी आपको, देखना, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन सी वो प्रोसेस वायवीय सब्शन होती है वो, ठीक है। यूकारियोटिक में सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, बताया मैंने आपको, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीसांस भी कहते हैं, है ना। वह प्रक्रिया है ऑक्सीसांस, वह प्रक्रिया वायवीय सब्शन, मैंने कह दिया हिंदी में, सही नाम वायवीय सब्शन हो जाएगा, जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा यहां से अपन को निकलती है। ऊर्जा मिलेगी, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है। हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे। अब आ जाओ ऑक्सीसब्शन, ये अपनी लिंक रिएक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ऑक्सीसब्शन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है पायरुविक एसिड, उस पायरुविक एसिड को अपन कोशिका द्रव्य से उठाकर कहां लेके आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परिवहन कराएंगे। बता चुका हूं आपको, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से लाएंगे और कहां लेके जाएंगे? आधार के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएंगे, परिवहन किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीसब्शन की मुख्य घटनाएं क्या है? पहली स्टेप ऑक्सीसब्शन के अंदर क्या होगी? पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम से पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत पूरा ऑक्सीकरण करेंगे अपन, और उसके उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु जो है वो पृथक हो जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा? जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु अपन को प्राप्त होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। अब ये 2 स्टेप होंगी, और ये 2 स्टेप कहां होंगी? ये जो पहली स्टेप की बात कर रही है ना, NCERT कंफ्यूज मत होना, ये जो पहली स्टेप की बात कर रही है इसमें कौन कौन सी स्टेप आ गई? पहली जो लाइन इसमें आपकी लिंक रिएक्शन आ गई, प्लस आपकी क्रेब्स साइकिल आ गई, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। जो आपकी पहली इसकी बात कर रहा है ये एनसीईआरटी, जहां पर ये पहली लाइन लिखा रहेगा कि पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम से पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। पायरुवेट जो है आपकी, उसका चरण बहुत सारी स्टेप होंगी और उसके अंदर पायरुवेट को पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा, पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इससे हमें क्या प्राप्त होगा? इससे हाइड्रोजन परमाणु पृथक होंगे और हमें 3 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड यहां से मिलेंगी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो वो निकलेंगी यहां से, ठीक है। अभी दिखा दूंगा पूरा। और दूसरी जो स्टेप बोल रहा है, इस स्टेप के अंदर क्या होगी आपकी? दूसरी स्टेप किसके लिए बोल रहा है? ईटीएस के लिए बोल रहा है,
ठीक है, जो पहली स्टेप है, ये जो पहली लाइन बोली हुई है, ये किसके लिए है? इसमें लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों को मिला के लिए बोली हुई है, क्योंकि तीन अपने को कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलेंगी? जब ये दोनों प्रोसेस होंगी, है ना, इन दोनों को मिला के अपने को तीनों कार्बन डाइऑक्साइड मिलती हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन अणुओं, जो परमाणु है, हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो पृथक होकर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं। ये वाले प्रोसेस अपन ईटीएस में करेंगे, ठीक है। चलो जी, सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। पहली प्रक्रिया यही कौन सी है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मैंने आपको पहले बता दी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के आधार में संपन्न होती है, ठीक है। जबकि ये द्वितीय प्रक्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली है वहां पर होती है। बता चुका हूं आपको कि जो ईटीएस है वो कहां चलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर चलती है। तो यहां पर लिख दिया ना, भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइटिक अपचय द्वारा बनने वाला पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सीकरण की कॉम्प्लेक्स सामूहिक क्रिया द्वारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा प्रेरित होता है। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रियाओं में कई एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NAD+ हो गया, ए एंजाइम हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। कोएंजाइम ए की बात हो रही है ना। तो पायरुविक एसिड अपने पास में, पायरुविक अम्ल है, प्लस कोएंजाइम ए है, NAD+ है, ठीक है। और Mg+2 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अपने पास में क्या मिला हमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला। एक हमें यहां से CO2 प्राप्त होता है, एक हमें यहां से CO2 प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहां पर आप बोलोगे भैया एक क्यों हुआ? ठीक है, अगर हमें यहां पर 2 पायरुविक एसिड मान लेंगे तो हमें 2 कोएंजाइम और 2 CO2 प्राप्त होंगे। अगर हम एक के लिए बात कर रहे हैं तो हमें 1 CO2 प्राप्त होता है, ठीक है। और साथ में हमें NADH2 मिलता है, ठीक बात है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये लिंक रिएक्शन है। चलो आ जाओ। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं को उपापचय, अगर 2 अणु का उपापचय करेंगे ना, पायरुविक अम्ल का 2 अणु लेंगे तो हमें NADH के भी 2 अणु का निर्माण होगा। यहां पर अगर एक ले रहे हैं तो 1 अणु NADH मिलता है हमें, अगर 2 लेंगे तो 2 NADH मिलेंगे हमें, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम चक्रीय पथ, अब अपन इस एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला है ना अपन को, ये देखो लिंक रिएक्शन के अंदर अपन क्या मिला? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को अपन कहां लेके जाएंगे? अगली स्टेप के अंदर, और वो अगली स्टेप क्या है भैया? वो अगली स्टेप आपकी क्रेब्स साइकिल, ठीक है। आ जाओ, लिंक रिएक्शन में हमें प्राप्त क्या हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें प्राप्त हुआ। इसको हम कहां लेके जाएंगे? लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल के अंदर लेके जाएंगे। क्रेब्स साइकिल अगली स्टेप है। पहली स्टेप क्या थी? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी स्टेप क्या थी? लिंक रिएक्शन। तीसरी स्टेप क्या है अपनी? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, नाम सुन लो इसके। क्रेब्स साइकिल भी इसको कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है, इसको शॉर्ट में TCA साइकिल कहते हैं। T फॉर ट्राई, ठीक है, C फॉर कार्बोक्सिलिक और A फॉर एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है, ठीक बात है। कहां चलती है ये भैया? आपने पहले बता दिया, ये माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल क्या हो गया, सॉरी गलती से लिखा गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कहां चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चलती है। लिंक रिएक्शन और आपका क्रेब्स साइकिल दोनों ही कहां चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चलते हैं। खोज किसने करी? हेंस क्रेब्स साहब ने इसकी खोज करी थी। 10 स्टेप की साइकिल है ये भी। आपका ग्लाइकोलाइसिस भी 10 स्टेप का होता है और क्रेब्स साइकिल भी 10 स्टेप की होती है। अगर आप NCERT का डायग्राम देखोगे ना तो आपको 10 स्टेप नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछे कि आपकी जो क्रेब्स साइकिल है वो कितने स्टेप की होती है? 10 स्टेप की होती है। कौन सी स्टेप? यहाँ पर NCERT पूरी स्टेप नहीं दिखा रही है, छुपा रही है कुछ स्टेप, वो स्टेप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, ये आपकी क्या है? क्रेब्स साइकिल है। ये आपकी क्या है? क्रेब्स साइकिल। कैसे क्या चलती है? बहुत ध्यान से देखना यार, बहुत तरीके से देखना, ध्यान से देखना। अपने लिंक रिएक्शन के अंदर अपने क्या पास क्या प्रोडक्ट बना भैया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। लिंक रिएक्शन के अंदर अपने पास में क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, जो कि कितने कार्बन का था? 2 कार्बन का था, ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम कहां आया? क्रेब्स साइकिल के पास में आया। लिंक रिएक्शन के अंदर अपने पास में ये बना। चलो भैया ठीक बात है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो आधात्री है ना, जो आपका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है। ध्यान से सुन लो, ये सारी रिएक्शन कहां चल रही है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है, आपने पहले बता दिया। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ठीक है। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है भैया? 4 कार्बन का होता है, आपने पहले ही बताया था, है ना, प्रकाश संश्लेषण के अंदर भी बताया था। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का होता है। दोनों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। आप सुनो ध्यान से, एसिटाइल कोएंजाइम ए और आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये आपस में मिलेंगे किसकी प्रेजेंस में? सिट्रिक सिंथेटेज के प्रेजेंस में, ठीक है।
दो कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के, 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के, ठीक है, कितने हो जाएंगे 6 का, 2 और 4 6 कार्बन हो जाएंगे। 6 कार्बन का क्या बनेगा अपने पास में, सिट्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन गया। अब सिट्रिक एसिड में से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। सिट्रिक एसिड में से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ध्यान से सुनो, ये स्टेप यहां से गायब है एनसीईआरटी से, ठीक है। सिट्रिक एसिड से क्या निकल जाएगा, यहां से पानी निकलेगा और एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, एकोनिटिक एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड बन जाएगा, एकोनिटिक एसिड बन जाएगा। ये भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। कोई कार्बन निकला क्या, ये सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का था, कोई कार्बन यहां से पानी निकला है, कोई कार्बन थोड़ा निकला नहीं निकला, तो ये भी एकोनिटेज एसिड कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। फिर वापस अगली स्टेप में क्या होता है, वापस यहां से जो पानी निकला था वापस यह पानी जो है वो ऐड हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, आइसोसिट्रेट बनता है। और ये आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का है, ठीक है। आइसोसिट्रेट से फिर क्या होता है, NADH2, NAD+ जो है यहां से हाइड्रोजन निकल जाते हैं ना, NADH2 बन जाता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। और अपने पास में क्या बनता है, ऑक्जेलोसक्सिनेट बनता है, ये भी 6 कार्बन का है। अगली स्टेप के अंदर क्या होता है, ऑक्जेलोसक्सिनेट में से एक कार्बन निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, मतलब एक कार्बन बाहर निकल गया। ऑक्जेलोसक्सिनेट से क्या निकलेगा, एक CO2 बाहर निकलेगा, मतलब एक कार्बन बाहर निकल गया। 6 कार्बन में से एक कार्बन बाहर निकला, कितने कार्बन बच गए भैया, 5 कार्बन बच गए। क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाता है, किसकी प्रेजेंस में, डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का होगा, 5 कार्बन का। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में से एक और CO2 निकलेगा, एक और CO2 बाहर निकलता है, मतलब 5 कार्बन में से एक कार्बन और निकल गया, एक कार्बन देखो और निकल गया, एक कार्बन और निकलने का मतलब क्या है, अब 4 कार्बन बच गए, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। और अपने पास क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बन जाएगा। कितने कार्बन का होगा भैया, ऑब्वियसली बात है 6 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का होगा। साथ में यहां पर देखो, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से आपका सक्सिनाइल को एंजाइम ए बन रहा होता है, उस टाइम पर आपको NADH2 भी मिलता है। ये मैं आपको NADH2 पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि NADH2 से ही अपन क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे थोड़ी देर में, तो वो आपको पता होना चाहिए कितने NADH2 बन रहे हैं, ठीक है। सक्सिनाइल को एंजाइम ए सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, एक GTP प्राप्त होता है। इस प्रोसेस के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है, एक GTP प्राप्त होता है। भैया GTP क्या है, ATP का बाई GTP है। ATP जैसा ही GTP होता है, ठीक है, जैसे ATP है वैसा ही GTP होता है। क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है, कि GTP प्राप्त होता है। सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। सक्सिनाइल को एंजाइम में कितना कार्बन, 4 कार्बन का। कोई एक कार्बन यहां से कोई हटा क्या, नहीं हटा। सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। यहां पर क्या होता है, एक FADH2 बनता है। क्या बनता है, FADH2 बनता है। इस FADH2 से भी अपन क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे ETS के अंदर। तो याद रखो, फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पर वाटर ऐड होगा, पानी ऐड होता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, मैलिक एसिड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, मैलिक एसिड। मैलिक डी एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर एक NADH2 बनता है, ठीक है। तो वापस साइकिल अपनी पूरी ऐसे घूम जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरी आपकी क्रेब्स साइकिल है। लिख लिख के आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार मैं वापस इसकी रिपीट करूंगा, ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इस स्टेप इस क्रेब्स साइकिल के अंदर है क्या, ध्यान से देख लोगे समझ में आ जाएगा, वरना घूम जाओगे पूरे, ठीक है। मैंने कहा एसिटाइल को एंजाइम ए कहां बना भैया, लिंक रिएक्शन के अंदर बना। मैंने कहा उस लिंक रिएक्शन के अंदर जो एसिटाइल को एंजाइम ए बना था ना, उसको ले आओ। कहां ले आओ, क्रेब्स साइकिल के अंदर ले आओ। अपने पास में मैट्रिक माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पड़ी है भैया। एसिटाइल को एंजाइम ए कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, ठीक है। 2 और 4 कार्बन आपस में मिलेंगी, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में मिलेंगे। तो क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। मैंने कहा सिट्रिक एसिड में से क्या निकाल दो, पानी निकाल दो, निकाल दिया भैया। कौन से एंजाइम पर प्रेजेंट है भैया, एकोनिटेज एंजाइम पड़ा है हमारे पास है। तो मैंने कहा सिट्रिक एसिड का पानी निकलेगा एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एकोनिटिक एसिड बनेगा। कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। उसके बाद में एकोनिटिक एसिड में पानी वापस ऐड होगा, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम की। पहले पानी निकला था, उसके बाद में पानी वापस ऐड हो जाएगा उसी एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और क्या प्राप्त होगा हमें, आइसोसिट्रेट हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आइसोसिट्रेट हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में वो भी 6 कार्बन का है।
आइसोसिट्रेट का क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और हमें क्या प्राप्त होता है, एक NADH2 प्राप्त होता है और बनता क्या है, ऑक्जेलोसक्सिनेट बनता है। ऑक्जेलोसक्सिनेट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। ऑक्जेलोसक्सिनेट का क्या होगा यहां पर, डीकार्बोक्सिलेशन होगा यहां पर। ठीक है, और कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां से क्या निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है। ऑक्जेलोसक्सिनेट कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। इसमें से एक CO2 निकल गया, मतलब एक कार्बन बाहर निकल गया। एक कार्बन बाहर निकलने का मतलब 5 कार्बन बचे हैं, और क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड मिलता है अपन को, जो कि 5 कार्बन का है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में से क्या निकल जाता है, एक CO2 और बाहर निकल जाता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का था भैया, 5 कार्बन का था, उसमें से एक CO2 बाहर कर दिया, कितना बचा, 4 कार्बन बच गए। 4 कार्बन का क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। किसकी प्रेजेंस में, अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है, इसमें क्या होगा, GTP प्राप्त होगी। किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या प्राप्त होता है, हमें एक GTP प्राप्त होती है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन की है। सक्सिनिक एसिड जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक FADH2 बनाती है, और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसमें पानी ऐड होता है, और क्या बन जाता है हमारे पास में, मैलिक एसिड बन जाती है। मैलिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एक NADH2 बनाती है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से साइकिल जो है वो घूमती रहती है। ठीक है, समझ में आई बातें। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिला इस साइकिल के अंदर भैया, एक NADH2 हमें यहां मिला, एक NADH2 हमें यहां मिला, 2 NADH2 हो गए, एक FADH2 हमें यहां मिला, एक FADH2 हो गया, और एक NADH2 मुझे यहां मिले। NADH2 कितने मिले हमें इस साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर, एक क्रेब साइकिल के अंदर, एक क्रेब साइकिल के अंदर कितने NADH2 मिलते हैं भैया, 3 NADH2 मिलते हैं। FADH2 कितने मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है। और GTP कितने मिलते हैं, एक GTP हमें प्राप्त होता है एक साइकिल के अंदर। तो एक एसिटाइल को एंजाइम से हमें एक साइकिल चलानी पड़ती है। अगर अपने पास में 2 एसिटाइल को एंजाइम है तो 2 साइकिल हमें चलानी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अब यहां पर कौन सी स्टेप के अंदर क्या होगा वो देख लो। हाइड्रेशन कौन सी स्टेप के अंदर हो रही है, हाइड्रेशन, पहले मैं आपको स्टेप नंबर लिख दूं, कौन से कलर से लिखूं, ये ले लेते हैं। चलो, ये आपकी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 8, स्टेप 9, और ये हो गया आपकी स्टेप 10। स्टेप 10 को थोड़ा साइड में लिख देता हूं, ये आपकी स्टेप 10। ठीक है, तो 10 स्टेप हो गई। हाइड्रेशन कौन कौन से स्टेप के अंदर हो रहा है वो देखो भाई, तो आपकी पहली, तीसरी, ठीक है, और 7वीं, ठीक है, और आपकी 9वीं स्टेप के अंदर हाइड्रेशन हो रहा है। पानी मतलब यहां पर दिया जा रहा है। डिहाइड्रोजनेशन कौन से स्टेप के अंदर हो रहा है, जहां से हाइड्रोजन निकल रहे हैं वो देखो भैया। डिहाइड्रोजनेशन होगा मतलब यहां पर हाइड्रोजन निकलेंगे और NADH2 या फिर FADH2 कोई ना कोई बनेगा। तो NADH2 कहां बन रहा है, आपकी चौथी स्टेप के अंदर NADH2 मतलब यहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, और आपकी 6वीं स्टेप के अंदर NADH2 यहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, और आपकी 8वीं स्टेप के अंदर भी FADH2 मिला, तो आपकी 8वीं स्टेप के अंदर FADH2 मिल रहा है, और 10वीं स्टेप के अंदर आपको NADH2 मिलता है। तो ये आपकी डिहाइड्रोजनेशन वाली स्टेप हो गई। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन कहां हो रहा है, CO2 कहां निकल रहा है, तो एक तो आपका 5वीं स्टेप के अंदर CO2 निकल रहा है, एक आपकी 6वीं स्टेप के अंदर CO2 निकल रहा है। तो 5वीं और 6वीं स्टेप के अंदर आपको CO2 निकलता हुआ दिखाई देगा। डीकार्बोक्सिलेशन यहां हो रहा है। डायरेक्ट GTP आपको कहां मिलता है, सिर्फ एक GTP में उनको प्राप्त होता है, और वो भी कहां मिलता है अपन को, 7वीं स्टेप के अंदर देखो आपको GTP प्राप्त होता है। ये 7वीं स्टेप के अंदर आपको एक GTP प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्रैब साइकिल है। क्रैब साइकिल के एक टर्न में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, एक बार एक चक्कर लगाया क्रैब साइकिल का, एक चक्कर लगा तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो देखो भाई। क्रैब साइकिल के एक चक्कर के अंदर हमें NADH2 कितने प्राप्त होते हैं, 3 NADH2 प्राप्त होते हैं। CO2 कितने प्राप्त होंगे, 2 हमें CO2 प्राप्त होते हैं 5वीं स्टेप के अंदर, एक 6वीं स्टेप के अंदर। FADH2 कितने प्राप्त होते हैं, एक FADH2 प्राप्त होता है जो कि 8वीं स्टेप के अंदर होता है। GTP कितने प्राप्त होंगे, एक GTP प्राप्त होता है जो आपको 7वीं स्टेप के अंदर मिलता है। तो एक
क्रेब्स साइकिल का एक टर्न लगाएंगे तो हमें ये सारा माल मसाला मिलेगा। अगर हम एक ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, एक ग्लूकोज के लिए क्या होगा वो देखो, अगर हम एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 पायरुविक एसिड मिलती हैं। 2 पायरुविक एसिड का हमें लिंक रिएक्शन में ले जाएंगे तो हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे। उस 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम क्रेब्स साइकिल के अंदर लेके आएंगे तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलानी पड़ेगी। एक एसिटाइल कोएंजाइम की एक क्रेब्स साइकिल चलेगी, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है तो हमें 2 क्रेब्स साइकिल हमें चलानी पड़ेगी। तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगी तो हमें NADH2 कितने होंगे, 6 में NADH2 मिलेंगे। एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 NADH2 मिलते हैं तो 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ठीक बात है। CO2 एक क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने मिलते हैं भैया, 2 मिलते हैं तो 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। FADH2 कितने मिलेंगे, एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 1 मिलता है, 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगी तो 2 मिलेंगे। GTP एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 1 मिलता है, 2 के अंदर 2 मिलेंगे। ठीक बात है। चलो जी, अब ये NADH2 FADH2 ये क्या बवाल है, मैंने कहा इनसे अपन एनर्जी बनवाएंगे। कब बनाओगे भैया एनर्जी, अभी बनाएंगे, थोड़ी देर में ETS के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो ये FADH2 एक तो आपको डायरेक्ट ATP मिल रही है, कुछ जगह आपको डायरेक्ट ATP मिल रही है, GTP मिल रही है, तो डायरेक्ट एनर्जी है। ये FADH2 NADH2 इनमें ATP भरी हुई है, इन ATP को अपन को बनवाना है। देखो एक NADH2 से कितनी ATP बनती है, 3 ATP प्राप्त होती है। ठीक है, अभी ETS में बना के दिखाएंगे। एक NADH2 से कितनी ATP बनती है, 3 ATP बनती है। और एक FADH2 से कितनी ATP बनती है, 2 ATP बनती है। वापस सुनो ध्यान से, एक NADH2 से कितनी ATP बनेंगी, 3 ATP बनेंगी। एक FADH2 से कितनी ATP बनेंगी, 2 ATP बनेंगी। ये क्लियर है आपको, ये याद होना चाहिए। चलो जी, एक ग्लूकोज की बात करें अपन, एक ग्लूकोज के अंदर क्या क्या होता है वो देखना भाई। एक ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लाइकोलाइसिस की पहली स्टेप होती है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या क्या मिला हमें, डायरेक्ट ATP कितनी मिली हमें, 2 ATP प्राप्त होती है। डायरेक्ट ATP में कितनी मिली, 2 ATP मिलती है। किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ठीक है, 2 NADH2 प्राप्त होते हैं। किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर में 2 NADH2 प्राप्त होते हैं। 2 NADH2 का मतलब क्या है, कितनी ATP मिल गई भैया, एक NADH2 का मतलब होता है 3 ATP। ठीक है, एक NADH2 का मतलब क्या होता है, 3 ATP होता है। तो 2 NADH2 तो 6 ATP हो गया। ठीक है, तो 6 ATP हो गया। लिंक रिएक्शन के अंदर क्या मिलता है हमें, ATP तो कोई मिलता नहीं, क्या मिलता है, 2 NADH2 मिलते हैं। और 2 NADH2 का मतलब क्या, 6 ATP। एक NADH2 का मतलब 3 ATP, तो 2 NADH2 तो 6 ATP हो गए। क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ भैया, 6 तो हमें NADH2 मिल गए। क्रेब्स साइकिल 2 की चलिए ना, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम की एक ही चली है, तो हमें 6 हमें क्या मिले, NADH2 मिले। एक NADH2 का मतलब क्या है, 3 ATP। 6 NADH2 मतलब क्या है, 6 3 18 ATP मिल जाएंगी। 2 हमें क्या मिलेंगे, FADH2 मिलेंगे। एक FADH2 के अंदर कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। अभी देखो मैंने आपको बताया, एक FADH2 का मतलब 2 ATP। ठीक है, एक FADH2 का मतलब 2 ATP, 2 FADH2 का मतलब 4 ATP। ठीक है, और एक क्रेब्स साइकिल के अंदर में एक GTP प्राप्त होती है, जो कि 2 क्रेब्स साइकिल जाएंगे, 2 GTP में प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इनके बात करें टोटल कितनी ATP हमें प्राप्त होती है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज से हमें कितनी ATP प्राप्त होती है, 38 ATP प्राप्त होती है। एक ग्लूकोज का अगर वायवीय सब्स्टिट्यूशन होता है ना, अगर वायवीय सब्स्टिट्यूशन होता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में, तो हमें टोटल कितनी ATP प्राप्त होती है, 38 ATP प्राप्त होती है। जबकि अवायवीय सब्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी प्राप्त हो रही थी, 2 ही ATP प्राप्त हो रही थी। यहां पर कितनी, 38 ATP प्राप्त होती है। ठीक है, एक ग्लूकोज के लिए। चलो जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने से पहले अपन बात कर लेते हैं एनसीईआरटी रीडिंग की। आ जाओ, क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA की बात करें। TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपका OAA है। ठीक है, तथा जल के साथ संघनन से होता है। जल और आपका वो एसिटाइल कोएंजाइम A आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, यह अभिक्रिया एसिट्रेट सिंथेस से मिलकर एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। इससे तथा कोएंजाइम A का एक अणु मुक्त हो जाता है, तब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावित हो जाता है। तो यहां पर देखो बीच देखो फास्ट फॉरवर्ड में देगा, सिट्रिक एसिड के बाद में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना दिया, बीच की स्टेप ये खा गई। ठीक है, अपने एकोनिटिक एसिड की तो बात ही नहीं करी। ठीक है, आइसोसिट्रेट की तो बात ही नहीं करी, तो वो भी स्टेप खा गया ना। तो अपन को पूरी स्टेप मैंने आपको बनाकर दिखाई है। चलो, तब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावित हो जाता है। यह डिकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल अपन को मिलता है। तत्पश्चात सक्सिनाइल कोएंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बारे में क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A मिलता है। कैसे मिलता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में से क्या निकलेगा, एक CO2 निकलेगा, और हमें क्या मिलता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A मिलता है। हमें सक्सिनाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। सक्सिनाइल को एंजाइम A से क्या मिलता है, सक्सिनिक एसिड मिलता है। ठीक है, रूपांतरण के दौरान एक GTP प्राप्त होता है। 7वीं स्टेप आप बता रहा है ना, GTP प्राप्त होता है। इसे क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोलिकरण कहते हैं। इन युग्मित अभिक्रियाओं में GTP
जीडीपी में रूपांतरित हो जाता है तथा एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। चक्र में तीन स्थान ऐसे हैं जहां पर NADH2 में अपचयन होता है, ठीक है, और एक स्थान ऐसा है जहां पर FADH2 मिलता है। मैंने आपको बता ही दिया, तीन अपन को NADH2 मिलते हैं और एक अपन को FADH2 मिलता है। TCA चक्र द्वारा एसिटाइल को एंजाइम A को एंजाइम अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल का पुनर्निर्माण आवश्यकता होती है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड अपन को वापस बनानी पड़ती है, वो कौन बनाएगा? मैलिक एसिड जो उसको बनाती है, ठीक है, जो चक्र का प्रथम सदस्य है। इसके साथ साथ NAD+ तथा FAD+ का NADH2 FADH2 में से क्रमश पुनः उत्पादन होता है। अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण में संक्षेप में निम्नवत लिखा जा सकता है, ठीक है। ये अपनी पूरी वो क्या है, रिएक्शन को एक साथ में लिखा हुआ है, अभी देखेंगे इसको, ध्यान से देखना, अभी पहले पढ़ लेते हैं। अब तक हम देख चुके हैं TCA चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से, चलो इसको ऊपर देख लेते हैं पहले। पायरुविक अम्ल, यहां पर देखो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर किस किस को साथ में लिखा हुआ है? लिंक रिएक्शन और आपकी क्रेब्स साइकिल दोनों को साथ में लिखा हुआ है ना। तो पायरुविक एसिड यहां पर डायरेक्ट हो गई, इसलिए तो लिंक रिएक्शन है ना, क्योंकि पायरुविक एसिड कहां जाती है? पहले लिंक रिएक्शन में जाती है। पायरुविक एसिड NAD+, FAD+, 2H2O, ADP, ठीक है, किस कहां होता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल आधात्री लिंक रिएक्शन भी और आपका क्रेब्स साइकिल दोनों कहां चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलते हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ? हमें 3 CO2 प्राप्त हुए, 3 तो हमें क्या प्राप्त हुए? CO2 प्राप्त हुए, ठीक है। एक पायरुविक एसिड ले रहे हैं ना अपन, 2 पायरुविक एसिड लेंगे तो 6 CO2 प्राप्त होंगे। एक पायरुविक एसिड ले रहे हैं तो हमें 3 CO2 प्राप्त होंगे। 3 कहां होंगे? एक तो हमें लिंक रिएक्शन में मिलेगा और 2 हमें क्रेब्स साइकिल के अंदर मिलेंगे, तो 3 CO2 हो गए। अगर 2 पायरुविक एसिड लेंगे हम, ठीक है, तो 6 CO2 प्राप्त होंगे। 4 हमें NADH मिलते हैं, ठीक है, 3 तो हमें कहां मिलेंगे? क्रेब्स साइकिल के अंदर मिलते हैं और एक हमें लिंक रिएक्शन के अंदर मिलता है, तो 4 हमें NADH प्राप्त होंगे, 4 हमें H+ प्राप्त होंगे, है ना। और FADH2 एक ही प्राप्त होगा, जो कहां प्राप्त होता है? आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर, लिंक रिएक्शन के अंदर कोई FADH2 नहीं मिलता। और एक ATP हमें प्राप्त होता है जो GTP के फॉर्म में है, ठीक है, जो हमें क्रेब्स साइकिल के अंदर प्राप्त होता है। अब तक हम देख चुके हैं कि TCA चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है, NADH निकलता है। NADH के 8 अणु निकलेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर 2 अगर पायरुविक एसिड ले लेंगे ना, तो यहां पर NADH कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, ठीक है। चलो, FADH 2 बनेंगे, ठीक है, और 2 AT में ATP का मिलते हैं। आपको आश्चर्य रहा होगा कि अभी तक सांस की चर्चा के दौरान नहीं कहीं पर ऑक्सीजन अथवा नहीं पर ATP बहुत सारे अणु मिले हैं ना तो हमें जरा अभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ना ही हमें कोई ATP प्राप्त हुई है, ठीक है, अभी होगी है ना, बहुत ज्यादा ATP नहीं मिले ना। अब संश्लेषित NADH और FADH की क्या भूमिका है, यही बताऊंगा ना अभी आपको। ये NADH FADH बन रहे हैं, इनका क्या? इन्हीं से तो ATP बनेगी, देखो 18 ATP और 30 ऐसे बनेंगे, है ना। अब हमें यह समझना है कि सांस के ऑक्सीजन की भूमिका क्या होती है और एटीपी का निर्माण कैसे होता है। अभी एटीपी का निर्माण करेंगे, आ जाओ, वो कहां करेंगे? ETS के अंदर, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, शॉर्ट में ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आ जाओ, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS कहेंगे इसको ऑक्सीकरण फोस्फोरिलीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी इसको कहा जाता है। आ जाओ, कहां चलता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के अंदर, पहले बता चुका हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री के अंदर लिंक रिएक्शन चलती है आपकी, और क्या चलता है आपका वहां पर? लिंक रिएक्शन प्लस आपका क्रेब्स साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली है उसके अंदर क्या चलती है आपकी? ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलता है। इसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्स यहां पर यूज होते हैं। कौन कौन सा है? पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज, देख लो नाम देख लो भाई, पहला कॉम्प्लेक्स किसका बना हुआ है? NADH डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है। तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और चौथा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, ठीक है। मैंने आपको 5 कॉम्प्लेक्स है यहां पर, पहला NADH डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, तीसरा आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है और चौथा आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज आपका कॉम्प्लेक्स है। भैया पांचवा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? पांचवा कॉम्प्लेक्स ये वाला है, ठीक है, जो अपन फोटोसिंथेसिस के अंदर भी यूज करते हैं, F0 F1 वाला, यहां पर ही ATP का निर्माण होगा, इसी कॉम्प्लेक्स में, पांचवा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये होता कैसे वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो आ जाओ जी। अब ये कौन कौन से कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब ध्यान से देख लो। ETS होता कैसे वो आपको ध्यान से देखना है। NCERT से डायरेक्ट जाओगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, अभी समझ लो ध्यान से। मैं कहता हूं आपको कि आपकी ETS जो वो चलती कहां पे? भैया आपने बता दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर ये चलती है, ठीक है। जो भीतरी झिल्ली है उसके अंदर ये चलती है, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना के दिखाऊं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ये कोशिका है, इसके अंदर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाता हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके अंदर वाली ये झिल्ली है, ठीक है। ये झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की। मैं कह रहा हूं ये जगह क्या है? ये जगह तो भैया आपने बता दी, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये तो बाहर वाली झिल्ली हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, ये वाली क्या है? बाहर वाली झिल्ली,
ये तो बाहर वाली झिल्ली हो गई। अंदर वाली झिल्ली कौन सी हो गई? ये वाली अंदर वाली झिल्ली है, ठीक बात है। ये जो वाली है ये अंदर वाली झिल्ली है, ये अंदर वाली झिल्ली है, ठीक है। इस झिल्ली के अंदर, इस झिल्ली के अंदर क्या होगा आपका? इस झिल्ली के अंदर आपकी क्या चलेगी? ईटीएस चलेगी, आपकी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र इस झिल्ली के अंदर चलता है। अंदर वाली झिल्ली के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो इस अंदर वाली झिल्ली के इस साइड में क्या है? इस साइड में यहां क्या है? यहां क्या है जी? यहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है। और इस साइड में बात करूं तो ये क्या है? दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? आपकी जगह है। ये आपकी बाहर वाली झिल्ली है, ये अंदर वाली झिल्ली। इन दोनों झिल्ली के बीच में जो जगह होगी उसे क्या कहेंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन, दो झिल्लियों के बीच का जगह है, इसको क्या कहेंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और ये आपका आधात्री है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, चलो। तो मैं ये कह रहा हूं जो ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स कहां बने हुए हैं भैया? ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं आपके जो अंदर वाली जो झिल्ली है उसके अंदर बने हुए हैं। अंदर वाली झिल्ली के इधर वाला भाग क्या है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। दो मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह, और इधर वाली जगह क्या है? मैट्रिक्स हो गया आपका, आधात्री हो गया। और बीच में आपकी ये मेम्ब्रेन के अंदर ये रिएक्शन चल रही है, ये ईटीएस चल रहा है। अब होगा क्या यहां पर? मैंने आपको बताया 5 कॉम्प्लेक्स हैं, पांचों देख लो। ये पहला कॉम्प्लेक्स यहां पर लगा हुआ है, ये तो बीच में तो हरी कलर में आपको दिख रही है ना, ये देखो, एक मिनट दिखाता हूं। ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, क्या है आपकी? ये झिल्ली है। इस झिल्ली के अंदर पहला कॉम्प्लेक्स ये यहां लगा हुआ है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स ये वाला है, तीसरा कॉम्प्लेक्स ये वाला है, चौथा कॉम्प्लेक्स ये वाला है, और पांचवा कॉम्प्लेक्स ये वाला है। किसका क्या काम है वो ध्यान से देखना। अपन कर क्या रहे हैं? NADH2 कैसे एनर्जी बनेगी, FADH2 से कैसे एनर्जी बनेगी वो देख रहे हैं। NADH अपने पास में बहुत सारे NADH बने हैं, उनसे कैसे एनर्जी बनेगी वो देखो। NADH जो है यहां पर NAD प्लस में कन्वर्ट होगा, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखना, NADH2 है वो NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हुआ, और कॉम्प्लेक्स 1 को, कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त होते हैं। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करते हैं? FMN जो वो करता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये है ना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर FMN मौजूद होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन फिर कहां जाते हैं? FES के पास में जाते हैं। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कॉम्प्लेक्स 1 से कहां जाने चाहिए भैया? कॉम्प्लेक्स 2 के पास में जाएंगे। नहीं, कॉम्प्लेक्स 2 के पास में नहीं जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 के पास में नहीं जाते हैं। मैंने कहा NADH जो है वो किसके पास में गया भैया? कॉम्प्लेक्स 1 के पास में गया। और उसने कहा कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स 1 को दे रहा हूं। कॉम्प्लेक्स 1 ने कहा कि दे दो जी, 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, और आप NADH से किस में कन्वर्ट हो जाओ? NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाओ। NADH कॉम्प्लेक्स के पास में गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, खुद NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कहां जाएंगे? कॉम्प्लेक्स 2 के पास में नहीं जाते, कहां जाते हैं? यूबिक्विनोन के पास में जाते हैं। किसके पास में जाएंगे? यूबिक्विनोन। ये यू के क्या है? यू क्यों क्या है? यू क्यों, यू के नहीं, यू क्यों। ये यू क्यों क्या है? यूबिक्विनोन। ये क्या होता है? मोबाइल कैरियर होता है। ऐसा कैरियर होता है जो इधर उधर घूम सकता है, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे घूमता रहता ना, चल सकता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? मोबाइल कैरियर कहा जाता है। यू क्यू को क्या कहते हैं? मोबाइल कैरियर। लिख भी देता हूं, चलो मैं यहां पे, यू क्यों क्या है? ये यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन क्या है? ये मोबाइल कैरियर, मोबाइल कैरियर, ठीक बात है। चलो, कॉम्प्लेक्स 1 से ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? यूक्यू के पास में, यूबिक्विनोन के पास में। यूबिक्विनोन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कॉम्प्लेक्स 3rd में जाएंगे, दूसरे के पास में नहीं, तीसरे कॉम्प्लेक्स के पास में जाते हैं। और तीसरे कॉम्प्लेक्स में कहां जाएंगे? साइटोक्रोम बी के पास में जाएंगे। साइटोक्रोम बी से कहां जाएंगे? FES के पास में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और FES से किसके साथ में जाएंगे? साइटोक्रोम C1 के पास में जाएंगे। साइटोक्रोम C1 से ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? साइटोक्रोम C के पास में जाएंगे। और साइटोक्रोम C कहां लगा हुआ होता है ये भी पूछा जाता है। साइटोक्रोम C कहां लगा हुआ होता है? मेम्ब्रेन के बाहर वाली सतह पे लगा हुआ है। देखो ये मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है, इसके बाहर वाली सतह पर ये लगा हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे? साइटोक्रोम C के पास में पहुंचे। साइटोक्रोम C से ये कहां जाएंगे? चौथे कॉम्प्लेक्स के पास में जाएंगे। चौथे कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन है? कॉपर है, कॉपर के पास में जाएगा। कॉपर से ये साइटोक्रोम A के पास में जाते हैं। साइटोक्रोम A से ये A3 के पास में जाएंगे। A3 से कॉपर B के पास में जाते हैं। और यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के किसके पास में आएंगे? यहां पर ऑक्सीजन इनका इंतजार कर रहा होता है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, और साथ में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, और क्या बना लेता है? H2O बना लेता है, पानी का निर्माण करता है। ठीक है, यहां पर ये जो पानी है, ये पानी बनता नहीं है, ना पिया जाता है। ये कैसा है? मेटाबॉलिक वाटर। प्लांट ने अपना पानी जो खुद ही तैयार किया, तो ये क्या? मेटाबॉलिक वाटर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक चीज हमें प्राप्त हुई, क्या? पानी तो हमें प्राप्त हो गया, ठीक बात है। चलो, लेकिन हमें तो ATP चाहिए थी ना, पानी थोड़ा चाहिए था। अभी सब्र रखो बनाते हैं। ठीक, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। NADH जो है वो कहां गया? कॉम्प्लेक्स 1 के पास में गया भैया। कॉम्प्लेक्स 1 को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, खुद NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स 1 ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास में एक्सेप्ट किए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां भेजे? यूबिक्विनोन को दे दिए। यूबिक्विनोन क्या है? एक मोबाइल कैरियर है। यूबिक्विनोन ने वो इलेक्ट्रॉन
कॉम्प्लेक्स सेकंड को नहीं दिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड को दिए। कॉम्प्लेक्स थर्ड से वो इलेक्ट्रॉन कहां गए, साइटोक्रोम सी के पास में गए, जो कहां लगा हुआ है, मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड में लगा हुआ है। साइटोक्रोम सी से वो इलेक्ट्रॉन कहां गए, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में गए, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, मैट्रिक्स में निकल जाते हैं। और मैट्रिक्स में कौन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और पानी का निर्माण कर देता है। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने क्या किया, NADH की बात करी। अब आप कहोगे भैया हमें तो ये बताओ वो कैसे बनेगा आपका ATP, कैसे बनेंगे, ATP दिखाता हूं अभी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में होता ये है, कौन सा कलर लूं, ये वाला ले लेते हैं चलो। इसके बाद में होता क्या है, कॉम्प्लेक्स वन जो है, कॉम्प्लेक्स वन जो है वो 2H+ को किधर फेंक देगा, वो 2H+ को फेंकता है किधर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देता है। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स तीसरा जो है, कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है ना, कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो भी क्या करेगा, वो भी कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो भी क्या करेगा, वो भी 2H+ को क्या करेगा, पंप। अरे यार, कॉम्प्लेक्स थर्ड भी क्या करेगा, दो प्रोटॉन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन मैंने बोल दिया, 2H+ को क्या करेगा, पंप करेगा किधर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स चौथा जो है वो भी 2H+ क्या कर देगा, पंप कर देगा। ठीक है, 2H+ किसने पंप किए, आपके कॉम्प्लेक्स वन ने, कॉम्प्लेक्स तीसरे ने 2H+, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स चौथे ने कितने किए, 2H+। भैया कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, 2H+ इधर आ गए, H+ का क्या काम है, इन्हीं से ATP बनेगी, थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप कहोगे भैया एक पॉइंट आप याद रखना, NCERT का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्ट करता है वो कौन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये बात करी अपन ने किसकी, NADH की बात करी। भैया NADH की बात तो हुई, FADH की बात कर लेते हैं। आज FADH की, ATP सबसे साथ में बना लेंगे, पहले समझ लो प्रोसेस समझ लो। FADH2 जो है ना वो क्या है, कॉम्प्लेक्स वन के पास में नहीं जाता। NADH कहां गया था, कॉम्प्लेक्स वन के पास में गया था, ये भैया मेरे को क्या कर लो, मेरे इलेक्ट्रॉन आप ले लो। FADH जो है वो क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स वन के पास में नहीं जाता, वो कहां जाता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास में जाता है। NADH वाले में कॉम्प्लेक्स सेकंड का कोई रोल नहीं था, और FADH वाले में कॉम्प्लेक्स वन का कोई रोल नहीं होगा। ये FADH जो कहां गया, कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास में गया, कहा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, इसने कहा जी मैं खुशी खुशी ले लूंगा, आप FAD+ में कन्वर्ट हो जाओ। FADH2 जो है वो FAD+ में कन्वर्ट हुआ, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड को दिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड से वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, यूबिक्विनोन के पास में गए, और यूबिक्विनोन ने वो इलेक्ट्रॉन कहां भेजे, कॉम्प्लेक्स तीसरे के पास में भेजा। कॉम्प्लेक्स तीसरे से वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, साइटोक्रोम सी के पास में गए, और साइटोक्रोम सी से वो इलेक्ट्रॉन कहां गए, साइटोक्रोम सी से वो इलेक्ट्रॉन आए कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से वो इलेक्ट्रॉन यहां मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए, यहां पर ऑक्सीजन तैयार बैठा था, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, और क्या बना लिया जी, H2O का निर्माण कर लिया। क्या बना लिया, H2O बना लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये प्रोसेस तो आप समझ गए। ठीक है, सेम ही है जैसे NADH के अंदर हुई, वैसे ही यहां पर है, बस इतना है, NADH2 के अंदर कॉम्प्लेक्स 1 यूज होता है, कॉम्प्लेक्स 2 यूज नहीं होता। FADH के अंदर कॉम्प्लेक्स 1 यूज नहीं होता, 2 यूज होता है। ठीक है, अब यहां पर जो है कॉम्प्लेक्स 2 जो है, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो 2H+ नहीं पंप करेगा। ठीक है, यहां पर कॉम्प्लेक्स तीसरा जो है वो 2H+ पंप करेगा। ठीक है, और आपका कॉम्प्लेक्स चौथा जो है वो 2H+ पंप करेगा। कॉम्प्लेक्स 1 का तो कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने H+ पंप हुए, 4 H+ पंप हुए। ठीक बात है, अब ATP कैसे बनती है वो देखो, ATP कैसे बनेगी वो देखो। इधर जो आपके H+ पंप हुए थे ना, ठीक है, देखो यहां पर NADH के अंदर भी, इधर देखो H+ पंप हुए हैं, इधर भी देखो H+ पंप हुए हैं, ऐसे ही FADH के अंदर भी H+ पंप हुए हैं। अब वो H+ जो है वो इधर से इधर आएंगे, किसकी मदद से, कॉम्प्लेक्स जो 5वां है वो यहां पर रोल आएगा उसका, F0 और F1। ठीक है, यहां से जो 2 H+ हैं वो जब इधर आते हैं ना, यहां से 2 H+ जब इधर आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के फिर दिखाऊं क्या आपको, चलो मिटा के दिखाता हूं, एक मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लूं। ठीक, मैं कह रहा हूं कि इधर अपन ने क्या किए थे, 2 H+ बहुत सारे फेंके थे। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं वो 2 H+, अगर 2 H+, ठीक है, इस 5वें कॉम्प्लेक्स में से इधर आएंगे ना, तब ATP का निर्माण होगा। कैसे होगा देखो भाई, यहां 2 H+, यहां से 2 H+ है ना, यहां से 2 H+, जब इधर आएंगे F0 से F1 में आएंगे,
ठीक है, और बाहर आएंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो F1 के पास में क्या है, एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज। कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेज। वो क्या करेगा, इधर से क्या करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट को अपने साथ में जोड़ेगा और क्या बना देगा, एटीपी का निर्माण कर देगा। क्या बनाएगा, एटीपी का निर्माण कर देगा। तो 2H+ इधर से इधर आएंगे, पंप होंगे कॉम्प्लेक्स, पांचवें कॉम्प्लेक्स के अंदर पंप होंगे। तो 2H+ से कितनी एटीपी की बनेगी, एक एटीपी प्राप्त होगी। 2H+ से कितनी एटीपी बनेगी, एक एटीपी प्राप्त होगी। अब आप गिन लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। NADH जो है आपका, NADH के अंदर कितने H+ पंप हुए थे, इधर 2H+, ठीक है, मतलब एक एटीपी, इधर 2H+, 2 एटीपी, ठीक है, इधर 2H+, एक एटीपी हो गई, तो 3 एटीपी यहां से हुई, ठीक है। आपस में ध्यान से मैं कह रहा हूं, NADH का जब अपन ने किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लिए थे NADH के, तब हुआ क्या था, 2H+ कॉम्प्लेक्स 1 ने इधर पंप कर दिए थे, 2H+ कॉम्प्लेक्स 3 ने पंप कर दिए थे, और कॉम्प्लेक्स 4 ने भी 2H+ पंप कर दिए थे। बड़ा ठीक बात है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर कितने H+ आए, 6 H+ आ गए थे। और मैं ये कह रहा हूं कि जब 2H+ वापस इधर आते हैं तो एक एटीपी बनती है, तो 6 H+ आएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, 3 एटीपी बनेंगे। और यही तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि NADH का मतलब क्या है, 3 एटीपी, और FADH का मतलब क्या है, 2 एटीपी। अभी दिखाता हूं। कॉम्प्लेक्स 3 ने, FADH की जब बात आई तो कॉम्प्लेक्स 1 तो यूज होता ही नहीं, सेकंड कुछ काम नहीं करता। FADH ने क्या किया, FADH के दौरान कॉम्प्लेक्स 3 ने 2H+ दे दिए, कॉम्प्लेक्स 4 ने 2H+ दे दिए, ठीक बात है। तो 4 H+ हो गए, 4 H+ जब इधर से इधर आएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। तो FADH 2 एटीपी बनाता है, NADH 3 एटीपी बनाता है। NADH 3 एटीपी, एक NADH 3 एटीपी बनाता है, और एक FADH 2 एटीपी बनाता है। कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब यहां पर इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक NADH से 6 H+ पंप करता है, ठीक है, एक NADH 6 H+ पंप करता है, बता दिया मैंने आपको। तो कॉम्प्लेक्स पहले से और कॉम्प्लेक्स पहले से, तीसरे से और चौथे से, ठीक है, पंप करता है। FADH जो वो 4 H+ पंप करता है ना, यहां पर इसको मिटा दो, तीसरे से और चौथे कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। अब हाँ, इसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले NCERT पढ़ लेते हैं। आ जाओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NADH2 और FADH2 को कैसे एनर्जी निकलेगी वो अपन बात करनी है अपन को। यहां से ये तब संपादित होता है जब उनका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है, तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है, तथा यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हुई है, पानी को ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया था उस इलेक्ट्रॉन को लास्ट में ना, तो यहाँ तथा पानी का निर्माण होता है यहाँ पर। चलो, उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, ETS इसको शॉर्ट में कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होता है, बता चुका हूं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या धातरी में TCA चक्र के दौरान, TCA मतलब आपकी जो क्रेब्स साइकिल है उसके दौरान हमें क्या मिले थे, NADH2 बने थे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये NADH हाइड्रोजनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है। कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा था, NADH डिहाइड्रोजनेज, ये मैंने आपको बता दिया था। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन जो है वो भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबिक्विनोन के पास में जाता है, ठीक है, चलो, और स्थानांतरित होता है। यूबिक्विनोन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त करता है। कॉम्प्लेक्स सेकेंड कौन सा था, सिट्रिक अम्ल चक्र के सक्सिन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बताया था मैंने सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है। कहां गया, अपचयित यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन के साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C का एक छोटा प्रोटीन है, ठीक है, साइटोक्रोम C का प्रोटीन है, देखो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स तीसरा, ठीक है, आ जाओ, जो भीतरी झिल्ली के बाह्य स्तर पर चिपका होता है। भीतरी झिल्ली के बाह्य स्तर पर दिखाऊं, देखो ये भीतरी झिल्ली का जो बाह्य स्तर है उस पर साइटोक्रोम C है लगा हुआ है, ठीक है, चलो जी आ जाओ। जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स तीसरे से कॉम्प्लेक्स चौथे के बीच स्थानांतरित करता है। देखो ये क्या कर रहा है, तीसरे से, साइटोक्रोम C का काम क्या है, तीसरे कॉम्प्लेक्स से चौथे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ठीक है, चलो जी। का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। कॉम्प्लेक्स 4th साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक मिनट, चौथा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है, चलो, जिसमें साइटोक्रोम A है, A3 है तथा तांबा के 2 केंद्र हैं, ठीक है, ये मैं दिखा देता हूं आपको। A3 साइटोक्रोम A है, ठीक है, A3 है, और ये 2 कॉपर के केंद्र हैं, ठीक है, कॉपर A और कॉपर B। ये मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है, 4th कॉम्प्लेक्स में क्या है, साइटोक्रोम A है, A3 है और तांबा के 2 केंद्र है, ठीक है, सारा कुछ मैच हो रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 में गुजरता है तब वे एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 क्या है, एटीपी सिंथेज, ये दिखाता हूं मैं एटीपी सिंथेज आपको। एटीपी सिंथेज ये कॉम्प्लेक्स 5 है, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5 में क्या है, एटीपी सिंथेज। ठीक है, चलो सारा कुछ मैच होगा ना। और इस डायग्राम से अगर आप देखते तो कुछ नहीं पल्ले पड़ता। ठीक है, आ जाओ। एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर एडीपी व अकार्बनिक इनऑर्गेनिक फोस्फेट की बात हो रही है, अकार्बनिक फोस्फेट से एटीपी का निर्माण करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। इस दौरान संश्लेषित होने वाली एटीपी अणु की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन दाता कौन है। अगर एनएडीएच होगा तो आपको 3 एटीपी प्राप्त होंगी, और एफएडीएच होगा तो आपको 2 एटीपी प्राप्त होंगी। एनएडीएच के अणु से ऑक्सीकरण से एटीपी 3 अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, जबकि एफएडीएच एक अणु से एटीपी का 2 एटीपी का अणु का निर्माण होता है। जबकि सांस की ऑक्सीजन प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, ऑक्सीजन यहां पर जरूरी है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, अति आवश्यक है, क्योंकि यह पूरे तंत्र में H2 हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में काम करता है, लास्ट में एक्सेप्ट करता है उसको। प्रकाश फोस्फोरिलीकरण के विपरीत यहां पर प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फोस्फोरिलीकरण के लिए होता है। सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है, यहां पर ऊर्जा बन रही है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फोस्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक बात है, ये इस प्रकार से देखो एटीपी बनी है, यहां से 2H प्लस जाएंगे, इधर आएंगे तो यहां पर एटीपी का निर्माण होता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। झिल्ली से जुड़े एटीपी संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कहां पहले पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन ये पढ़ते हैं, जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को कहते हैं, जो अपन प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या है कीमियो हाइपोथेसिस, यही है जी, F नोड से F1 के अंदर 2H प्लस आएंगे तो यहां पर एक एटीपी का निर्माण होता है, यही कीमियो हाइपोथेसिस है। ठीक है, आ जाओ। सबसे संतुलन चार्ट ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं भैया। सबसे संतुलन चार्ट कहां किया था, ये दिखाता हूं आपको। अरे क्या भाई, ये देखो, ये ग्लूकोज के लिए क्या बनेगा, ये चार्ट ही है जी, क्या है और चार्ट ही तो है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने एटीपी बनेंगे, NADH2 कितने बनेंगे, ये चार्ट ही है। टोटल एटीपी 38 बनते हैं। चलो जी, आ जाओ। एम्फीबोलिक पथ की बात करते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि अपना जो सब्सटेंस है वो कैसा होता है, प्लांट्स के अंदर सब्सटेंस कैसा होता है, एम्फीबोलिक होता है। यहाँ कुछ चीजें बनती भी हैं, कुछ चीजें घटती भी हैं, मतलब टूटती भी हैं। अगर आप वसा को सबस्ट्रेट लोगे, वसा को अगर आप सबस्ट्रेट लोगे, ये अपने बात करी थी पहले पार्ट के अंदर, अगर आप वसा को सबस्ट्रेट लोगे तो होगा क्या, वो वसा किस में कन्वर्ट होगी, वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होगी। ग्लिसरॉल का किस में कन्वर्ट कर लो, डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर लो, या फिर ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर कहां चला जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां चला जाता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। क्रेब्स साइकिल होगी और फिर चलेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को सबस्ट्रेट ले रहे हो, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, इसको अगर आप सबस्ट्रेट ले रहे हो तो क्या होगी, पहले क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, आपकी ग्लाइकोलाइसिस होगी। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान वो किस में कन्वर्ट होगी, पायरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होगी। पायरुविक एसिड से वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगी और फिर क्रेब्स साइकिल चलेगी। ठीक है, अगर आप प्रोटीन को सबस्ट्रेट ले रहे हो तो प्रोटीन पहले अमाइनो एसिड के अंदर टूटेगी, उसके बाद में अमाइनो एसिड आपकी पायरुविक अम्ल के अंदर टूटेगा और पायरुविक अम्ल फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर टूटेगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कोई सा भी ले लो, आप वसा लो, कार्बोहाइड्रेट लो, चाहे आप प्रोटीन लो, आपको कॉमन क्या मिलेगा, आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए तो सबके अंदर ही प्राप्त होगा। चाहे आपने सबस्ट्रेट ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लिया हो, चाहे प्रोटीन लिया हो, चाहे आप फैट ले लो, लेकिन आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए तो प्राप्त होगा ही होगा। ठीक बात है, चलो जी। तो यहां पर आप कुछ बातें लिखी हुई हैं वो देख लो। एसिटाइल कोएंजाइम ए से हम क्या बना सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट होकर केराटिनॉइड भी बना सकता है, टार्पिन से बनाता है, जिब्रेलिन भी बना सकता है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में ना जाकर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से हम क्या बनवा सकते हैं, क्रेब्स साइकिल में ना भेजकर इसको केराटिनॉइड, टार्पिन और आपकी जिब्रेलिन भी बन सकते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, उससे हम क्या बनवा सकते हैं, क्लोरोफिल बनवा सकते हैं, साइटोक्रोम बनवा सकते हैं। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है, इससे हम एल्केलॉइड पिरामिडीन बनवा सकते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है, उससे हम अमाइनो एसिड भी बनवा सकते हैं। ठीक बात है, तो ये सारी चीजें बता दी। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है श्वसन गुणनांक। क्या नाम है, श्वास गुणनांक बोल रही है, श्वसन गुणनांक। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है क्या ये, और इसको श्वसन ये अनुपात भी बोलते हैं ना, तो ध्यान से सुनो। क्या है ये सांस गुणांक, क्या है ये, मुक्त हुई CO2 का आयतन बटा उपयोग में लाई गई CO2 का आयतन। भाई कितनी CO2 आपने निकाली है और बट्टा कितनी ऑक्सीजन आपने यूज में ली है, बस इतना है। CO2 बट्टा ऑक्सीजन, कितनी CO2 आपने मुक्त करी है और कितनी ऑक्सीजन आपने उपयोग में ली है, बस इसका अनुपात क्या होता है, आपका सांस गुणांक होता है।
ठीक बात है। तो यह आपको बस डायरेक्ट याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक पे और डायरेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? या तो आपको ये पूछ लेगा सांस गुणांक को शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरक्यू कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहां पर लिख भी रखा है, आरक्यू कहते हैं। आरक्यू का फॉर्मूला पूछ लेगा आपको। आरक्यू का फॉर्मूला क्या है? मुक्त हुई CO2 का आयतन बटे उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना, अगर कार्बोहाइड्रेट आप सबस्ट्रेट लेते हो ना, कार्बोहाइड्रेट अगर आप सबस्ट्रेट लेते हो तो आरक्यू की वैल्यू कितनी आएगी? सांस गुणांक कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1 आएगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में लाई गई श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करती है। कौन सा क्रियाधार, कौन सा सबस्ट्रेट आप यूज करो? कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग आएगी, फैट के लिए अलग आएगी, प्रोटीन के लिए अलग आती है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो सांस गुणांक 1 होगा, क्योंकि समान मात्रा में CO2 और O2 क्रमश होती है। ठीक है, यहां पर देखो 6 CO2 बाहर निकलती है और 6 O2 काम में आती है, तो यहां पर जो गुणांक है वो कितना होगा? 1 होगा। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगर मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट में बात करूं किसकी, फैट की बात करूं तो मेरे पास में क्या आएगा? 0.7 मुझे प्राप्त होता है। फैट के लिए क्या आएगा? 102 CO2 और 145 O2 काम में आती हैं, तो 0.7 क्या आएगा यहां पर? गुणांक आएगा फैट के लिए। ठीक है, और प्रोटीन की मैं बात करूं तो 0.9 आता है। प्रोटीन के लिए कितना आता है? 0.9 प्राप्त होता है। ठीक है, 0.7, 1, ठीक है, 0.1 नहीं 1। तो ये आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका श्वसन गुणांक, श्वसन अनुपात, सांस गुणांक कितना होता है आपको करना है? 1 कार्बोहाइड्रेट के लिए। फैट के लिए इतना 0.7 है। अगर आपको कहते हैं प्रोटीन के लिए तो 0.9। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड अगर आप ले रहे हो ना, अगर आप ऑर्गेनिक एसिड को सबस्ट्रेट ले रहे हो, ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड में 2 एसिड है, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। मैलिक एसिड को अगर आप सबस्ट्रेट ले रहे हो तो 1.33 आपका गुणांक आएगा और ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हो तो 4 आएगा। डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। ये आपको ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक एसिड कोई भी हो हमेशा आपको 1 से अधिक ही गुणांक आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक बात है। चलो जी, लास्ट है सक्यूलेंट जो प्लांट है आपके, जो कैम प्लांट जिनको कहते हैं, सक्यूलेंट प्लांट जो रसदार प्लांट होते हैं थोड़े से, ठीक है, गुद्देदार प्लांट होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो नाइट के अंदर इनका जो आपका गुणांक है वो कितना होता है? 0 होता है। नाइट के अंदर इनका गुणांक कितना होगा? 0 आएगा, ध्यान में रखना। और डे के अंदर इनका जो आरक्यू है वो कितना आता है? 1 से। ठीक है, चलो तो यहां पर अपना चैप्टर समाप्त होता है। समझ में आया या नहीं आया? कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था। अगर आपने पहले पार्ट को देखा, इस पार्ट को देखा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।